हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आर यू एंजॉइंग बिजनेस स्टडीज? आई नो दैट यू आर एंजॉइंग बिजनेस स्टडीज। चलिए, तो बिजनेस स्टडीज का क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का आज का हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेशन। चलिए इसको समझते हैं, आपका समय ना ज़्यादा लेते हुए। कोऑर्डिनेशन क्या है? अगर हम कोऑर्डिनेशन की बात करें तो कोऑर्डिनेशन एक ऐसा फोर्स है जो मैनेजमेंट को अपने फंक्शन को ऑपरेट करने में बाध्य करता है। मीन्स कि हमने पढ़ा था, मैनेजमेंट के ढेर सारे फंक्शन हमने पढ़े, जैसे प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है। तो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को ना केवल कोऑर्डिनेट करना बल्कि उनको पूरा करने में कोऑर्डिनेशन हमारी हेल्प करता है, क्योंकि अलग अलग फंक्शन हैं, उनकी अलग अलग एक्टिविटी हैं, तो सारी एक्टिविटी को मिलाकर एक बनाने का काम करता है कोऑर्डिनेशन। इसलिए हम इसे कह सकते हैं कोऑर्डिनेशन इज़ द फोर्स। कोऑर्डिनेशन एक बल है, एक फोर्स है दैट बाइंड ऑल द अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के अदर जितने भी फंक्शन हैं उन सबको बाइंड करने का मीन्स एक करने का काम करता है कोऑर्डिनेशन। चलिए आगे चलते हैं। और मैं बता दूं कि कोऑर्डिनेशन बहुत ही ज़रूरी है किसी मैनेजमेंट के लिए, और ये ज़रूरी क्यों है इसे हम आगे समझेंगे कुछ टॉपिक्स के थ्रू। कोऑर्डिनेशन रेफर टू ऑर्डरली सिंक्रोनाइजेशन, हार्मोनाइजेशन एंड यूनिफिकेशन ऑफ एफर्ट्स ऑफ सबऑर्डिनेट्स टुवर्ड्स द अचीविंग ऑफ ए कॉमन गोल। कोऑर्डिनेशन क्या करता है? अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट की जो डिफरेंट एक्टिविटी हैं, या ये कहें कि मैनेजमेंट में जो काम करने वाले लोग हैं उनकी डिफरेंट एक्टिविटी को एक करने के साथ साथ उनको मिलाने का काम। हार्मोनाइज मीन्स एक करना, यूनिफिकेशन मीन्स कि हमने एक डायरेक्शन में एक रूपता लाने का काम करता है कोऑर्डिनेशन। चलिए, तो कोऑर्डिनेशन को और हम डीप में जाके समझते हैं। कोऑर्डिनेशन इज नीडेड इन ऑल मैनेजमेंट फंक्शन। कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट्स है, जो ज़रूरत है, वो सभी मैनेजमेंट की जितने भी फंक्शन हैं सभी में रिक्वायरमेंट हैं। कैसे? देखिए ज़रा। इन प्लानिंग, तो सबसे पहला जो फंक्शन होता है वो होता है प्लानिंग। कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड बिटवीन। कोऑर्डिनेशन की यहाँ क्या आवश्यकता है, क्या ज़रूरत है, तो हम देखें। ओवरऑल प्लान ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड डिपार्टमेंटल प्लान मीन्स कि कंपनी ने एक अपना जो टारगेट बनाया है और उसके जो डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे परचेज डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट, तो इनके अपने टारगेट्स होते हैं और कंपनी का एक अपना टारगेट है। तो इन दोनों के बीच में एक रूपता लाना मीन्स कि अगर कंपनी के टारगेट अचीव होंगे तो डिपार्टमेंट के टारगेट अचीव हो जाएंगे, और डिपार्टमेंट अगर अपने टारगेट अचीव करता है तो मीन्स वो कंपनी के टारगेट को अचीव कर रहा है। ऑब्जेक्टिव एंड अवेलेबल रिसोर्सेज, कंपनी के जो उद्देश्य हैं जो हमने पहले पढ़े थे, कंपनी के जो उद्देश्य हैं और कंपनी के पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं इनको एक करने का काम। ऐसा नहीं कि हमारे पास रिसोर्सेज तो अलग हैं और हमारे टारगेट्स अलग हों। हमें जो टारगेट्स हैं हमें अवेलेबल रिसोर्सेज से ही वो पूरे करने हैं, ना कि उनके अभाव में हमें ये सोचना है कि हमारे पास रिसोर्सेज तो है नहीं तो हम अपने टारगेट्स कैसे अचीव करेंगे। तो कोऑर्डिनेशन का काम यही है कि अवेलेबल रिसोर्सेज से ही अपने टारगेट्स को फाइट करना है। एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझिए। कोऑर्डिनेशन बिटवीन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड सेल्स डिपार्टमेंट्स। जैसे एक कंपनी के अंदर मानो दो डिपार्टमेंट हैं, एक है सेल डिपार्टमेंट और एक है हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो ये चीज़ क्लियर है कि जब तक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपना टारगेट पूरा नहीं करेगा, सेल डिपार्टमेंट अपना टारगेट पूरा नहीं कर पाएगा, क्योंकि सेल डिपार्टमेंट डिपेंड करता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे। तो यहाँ अगर हम देखें तो इंटरडिपेंडेंसी पाई जाती है, और तो कोऑर्डिनेशन इन्हीं दोनों को मिलाने का काम करता है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपना टारगेट समय से पूरा करे, जिससे कि सेल डिपार्टमेंट भी अपना टारगेट समय से पूरा कर सके। अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पूरा नहीं करेगा अपना टारगेट तो सेल डिपार्टमेंट भी अपना टारगेट नहीं पूरा कर पाएगा। तो यहाँ इन दोनों में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि समय से एक डिपार्टमेंट अपना काम पूरा करता है तो दूसरा डिपार्टमेंट भी फिर अपना काम पूरा कर पाएगा। और आगे देखते हैं। इन ऑर्गेनाइजिंग कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड। ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में भी कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट्स हैं। जैसे देखिए, बिटवीन रिसोर्सेज एंड एक्टिविटीज़ टू बी परफॉर्म, कि कंपनी के पास कितने रिसोर्सेज हैं और कंपनी को कौन कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, तो इसके बीच में भी कोऑर्डिनेशन का होना ज़रूरी है, जिससे कि वो परफॉर्मेंस पूरी हो सके अवेलेबल रिसोर्सेज के द्वारा।
फॉर असाइनिंग अथॉरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। तीनों वर्ड्स का मीनिंग आप यहाँ समझ लेंगे। ये तीनों वर्ड्स क्या हैं? पहला अथॉरिटी, पहला वर्ड है अथॉरिटी का मतलब होता है पावर। दूसरा वर्ड है रेस्पॉन्सिबिलिटी, मीन्स हमारी जिम्मेदारियाँ, हमारी लायबिलिटीज़। थर्ड वर्ड है हमारा अकाउंटेबिलिटी, मीन्स हमारी जवाबदेही। तो इन तीनों में कोऑर्डिनेशन का होना ज़रूरी है कि अगर हमने किसी एम्प्लॉय को पावर दिया है तो मीन्स उसको हमें कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी देनी पड़ेंगी जिससे कि वो अपनी पावर का सही यूटिलाइज कर पाए, और साथ में हमें उससे अकाउंटेबिलिटी के लिए भी लायबल रखना होगा जिससे कि वो अपनी पावर का मिसयूज ना करे और हमें सही आंसर दे सके। मीन्स उसकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर वो अपना टारगेट समय से पूरा नहीं कर पाता है तो हमने उसको पावर दिया है, रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया है, तो उसने अगर अपना टारगेट फाइट नहीं किया तो ही इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर देयर वर्क एंड ही इज़ अकाउंटेबल टू हिज सुपीरियर। आगे देखते हैं। इन स्टाफिंग कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड बिटवीन, कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत स्टाफिंग प्रोसेस में भी है। स्किल ऑफ द वर्कर्स एंड जॉब असाइंड टू देम, वर्कर के पास कौन कौन सी स्किल्स हैं तो उसको जॉब भी उसी तरह की हम प्रोवाइड कराएं जिस तरह की उसकी स्किल्स हैं। तो इन दोनों में कोऑर्डिनेशन का होना ज़रूरी है। एफिशिएंसी ऑफ वर्कर एंड कंपनसेशन, वर्कर कितना एफिशिएंट है और उसको कितना हम कंपनसेशन दे रहे हैं, तो इसमें एक रूपता का होना ही कोऑर्डिनेशन कहलाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ हम देखते हैं एन एम्प्लॉय क्वालिफाइड एज MBA इन फाइनेंस, मानो किसी एम्प्लॉय ने MBA की डिग्री ली है फाइनेंस में, शुड जनरली बी गिवन वर्क ऑफ ए फाइनेंस नेचर, तो हम उसको काम भी मीन्स उसको वर्क भी हम फाइनेंस के वाला ही दें। ऐसा नहीं कि हम उसने डिग्री ली है फाइनेंस में और हम उसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम दे दें। तो हमें एम्प्लॉय की उसकी क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग ही उसको ड्यूटी असाइन करनी होगी। यही कोऑर्डिनेशन हमें बताता है। अगर हम बात करें डायरेक्शन में तो कोऑर्डिनेशन की यहाँ भी हम देखते हैं ज़रूरत है, जैसे अमंग ऑर्डर्स, इंस्ट्रक्शन एंड सजेशन, कि ढेर सारे हम ऑर्डर देते हैं अपने सबॉर्डिनेट को, हमको इंस्ट्रक्शन देते हैं, उनको सजेशन देते हैं, तो इसमें एकरूपता होनी चाहिए। हम समय समय पे उनको ऑर्डर दें, उसी के अकॉर्डिंग उनको इंस्ट्रक्शन भी देते रहें, उनको सजेस्ट करें, गाइड करें। बिटवीन सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट, सुपीरियर और सबॉर्डिनेट में भी कोऑर्डिनेशन का होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो जाहिर सी बात है अगर सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट को कोई ऑर्डर देगा तो वो उसे पूरा नहीं करेगा, या सबॉर्डिनेट है अगर उसे कुछ उसके माइंड में कुछ क्रिएटिविटी है, कुछ नया करने की इच्छा है, तो वो अपने सुपीरियर को नहीं पास करेगा क्योंकि उन दोनों में बन नहीं रही है। नेक्स्ट, इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम समझ सकते हैं। ए मैनेजर इंस्ट्रक्ट द सबॉर्डिनेट, मोटिवेट देम एंड ऑल्सो सुपरवाइजेज देयर वर्क। एक मैनेजर का क्या करता है? एक मैनेजर का काम है कि वो अपने सबॉर्डिनेट को मोटिवेट करे, उसके काम को सुपरवाइज करे, समय समय पर देखे कि वो काम किस तरह से कर रहा है। यही कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। लास्ट फंक्शन में हम देखें इन कंट्रोलिंग, यहाँ भी कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है बिटवीन स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस। मीन्स हमने जो परफॉर्मेंस के लिए स्टैंडर्ड बनाए हैं और जो एक्चुअल परफॉर्मेंस निकल कर आई है, तो उन दोनों में कोऑर्डिनेशन बनाना है, क्योंकि अगर हमने स्टैंडर्ड बनाए हैं तो परफॉर्मेंस भी हमें उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही देनी होगी। सपोज एक एम्प्लॉई को हमने अगर स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस डिसाइड किया है कि उसे पर डे 100 यूनिट्स तैयार करनी है, तो एक्चुअल परफॉर्मेंस भी उतनी ही होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो मीन्स वहाँ कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं माना जाएगा। बिटवीन करेक्शन ऑफ डेविएशन एंड अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, इसके अलावा कि जो डेविएशन आए, मीन्स डेविएशन को यहाँ क्लियर मैं कर दूँ कि हमने जो टारगेट डिसाइड किया था, सपोज हमने 1 लाख यूनिट सेल करने का टारगेट बनाया था और हमारी यूनिट सेल होती केवल 70,000, तो ये जो डिफरेंस आया दोनों में, इसे ही हम कहते हैं डेविएशन। तो हमें जो अपना टारगेट अचीव करना था और जो डेविएशन आया है उसको दूर करना, ये भी कंट्रोलिंग में ज़रूरी है और इसे कोऑर्डिनेशन के द्वारा दूर किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, इफ़ द एक्चुअल आउटपुट फॉल्स शॉर्ट ऑफ प्लान टारगेट, मानो हमारा जो प्लान्ड टारगेट था, जैसा कि मैंने अभी एग्जांपल दिया है कि हमारा प्लान है 1 लाख यूनिट को सेल करना और हम उसे पूरा नहीं कर पाए, मीन्स 70,000 रह गई या 60,000 ही हम यूनिट तैयार कर सेल कर पाए,
देन करेक्टिव एक्शन मस्ट बी टेकन टू एंश्योर, तो हमें एक ऐसा एक्शन लेना होगा जो इस डिफरेंस को ख़त्म कर सके। प्लान कोऑर्डिनेट विद एक्चुअल परफॉर्मेंस, जिससे कि हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को कोऑर्डिनेट कर सकें। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्लानिंग की जो कोऑर्डिनेशन है उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो सभी फंक्शंस में है। मैनेजमेंट के जितने भी फंक्शन हमने पढ़े हैं सभी में उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। आगे चलते हैं। कोऑर्डिनेशन इज नीडेड एट ऑल लेवल, कोऑर्डिनेशन की जो रिक्वायरमेंट है, जो ज़रूरत है, वो सभी लेवल पर है। तो आपको लेवल्स पढ़ाए गए थे, 3 तरह के लेवल होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। तीनों ही लेवल में इसकी ज़रूरत है। क्यों कि टॉप लेवल पर डिफरेंट प्लान्स तैयार किए जाते हैं, उन प्लान्स को एक बनाना, कंपनी के लिए तैयार करना, ये कोऑर्डिनेशन करता है। मिडिल लेवल पर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उनके टारगेट्स अपने पर्सनली अलग अलग होते हैं। जैसे परचेज डिपार्टमेंट का अपना टारगेट है, सेल डिपार्टमेंट का अपना टारगेट है, तो उनको मिलाना, उनको कोऑर्डिनेट करना ही कोऑर्डिनेशन है। लोअर लेवल पर डिफरेंट वर्कर्स हैं और वो प्लान के अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो ये भी कोऑर्डिनेशन ही चेक करता है। कोऑर्डिनेशन ही उन्हें उस तरह से काम कराने में हेल्प करता है जिससे कि कंपनी का टारगेट पूरा हो सके। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। कोऑर्डिनेशन की बात करें तो ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। कॉन्टीन्यूस प्रोसेस इसे क्यों कहा गया है? क्योंकि जब प्लानिंग स्टार्ट होता है तो ये वहाँ से स्टार्ट होता है और तब तक चलता है जब तक कि हम कंट्रोलिंग प्रोसेस को पूरा नहीं कर लेते हैं। तो प्लानिंग से लेकर कंट्रोलिंग का तक हमें हर चीज़ में कोऑर्डिनेशन बनाना होता है, नहीं तो हम अपना टारगेट, कंपनी अपना टारगेट कभी भी पूरा नहीं कर पाएगी। कोऑर्डिनेशन इज एन ऑल परवेसिव फंक्शन। तो ये परवेसिव फंक्शन है, मीन्स ये कहीं भी इसका हम यूज कर सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो फाइनेंस हो या नॉन फाइनेंस हो, बिजनेस एक्टिविटी हो, नॉन बिजनेस एक्टिविटी हो, मीन्स कहीं भी ग्रुप एक्टिविटी अगर हम परफॉर्म कर रहे हैं तो वहाँ हमें कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ने वाली है। और इसके बिना कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाएगा, क्योंकि डिफरेंट एक्टिविटी हैं और उन डिफरेंट एक्टिविटी को मिलाने का जो काम है वो कोऑर्डिनेशन करता है। तो इसीलिए इसे कहा गया ऑल परवेसिव फंक्शन। कोऑर्डिनेशन इज ए डेलिब्रेट फंक्शन। तो एक ये डेलिब्रेट फंक्शन है। इसे डेलिब्रेट फंक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि हम इसे बाय फोर्स नहीं पूरा कर सकते। एक मैनेजर हैज़ टू कोऑर्डिनेट द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट पीपल इन ए कॉन्शियस एंड डेलिब्रेट मैनर। एक मैनेजर की ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने एम्प्लॉय के फंक्शंस को कोऑर्डिनेट करे, लेकिन इसके लिए वो फोर्स नहीं लगा सकता है, वो किसी को भी फोर्स नहीं कर सकता। ये एक ऐसा फंक्शन है जो स्वैच्छिक, या हम इसे स्वैच्छिक कह सकते हैं। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन इज ए डेलिब्रेट फंक्शन। इसे डेलिब्रेट फंक्शन कहा जाता है क्योंकि एक मैनेजर जिसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है अपने सबॉर्डिनेट्स के वर्क को चेक करना और उनको मोटिवेट करके उनके काम को कोऑर्डिनेट करना, तो इस फंक्शन को बाय फोर्स हम नहीं करा सकते। कोऑर्डिनेशन एक ऐसा फंक्शन है जिसे व्यक्ति स्वैच्छिक रूप से करता है। तो ये है कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट्स, कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत किसी भी मैनेजमेंट के लिए। अब इसके इम्पोर्टेंस पर भी हम थोड़ा सा नज़र डालें कि कोऑर्डिनेशन की इम्पोर्टेंस क्या है। तो कोऑर्डिनेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन है मैनेजमेंट का। कोऑर्डिनेशन इज इम्पोर्टेंट एज इट इंटीग्रेट द एफर्ट्स ऑफ इंडिविजुअल डिपार्टमेंट स्पेशलिस्ट। ये किसी भी डिपार्टमेंट्स के लिए। तो दोस्तों, आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आपको चैप्टर कैसा लगा अपने रिव्यू हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। और इसके बाद हम अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो आपको जल्दी ही मिल जाएगा। सो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।